डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व की स्थिति पर नियंत्रण को लेकर किए गए तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद ईरान की सरकार ने अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध को बढ़ाने के लिए एक गुप्त योजना तैयार की है। इसकी जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कई अरब देशों की खुफिया एजेंसियों के हवाले से दी है। प्रकाशन के सूत्रों के अनुसार तेहरान का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधियों को इतना नुकसान पहुंचाना है जो देश की सरजमीन पर बड़े हमलों की पुनरावृत्ति को हमेशा के लिए रोक सके। उसी दिन एक उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारी ने खुलकर और सीधे तौर पर पुष्टि की कि ईरान का नेतृत्व वास्तव में हारमुज, जलडमरू मध्य और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है अगर अमेरिका के साथ कूटनीति आखिरकार नाकाम रहती है। और विशेषज्ञों के मुताबिक इसका मतलब है कि तेहरान रक्षात्मक नीति से आक्रामक नीति की ओर बढ़ रहा है और अब ज्यादा से ज्यादा सूत्र बता रहे हैं कि ईरान इस अस्थायी विराम का इस्तेमाल तैयारी के लिए कर रहा है और अपने संबंधों और प्रॉक्सी ताकतों को मजबूत करने के साथ साथ अपनी खुद की ताकत को भी मजबूत कर रहा है ताकि आगे चलकर और ज्यादा ताकत के साथ हमला कर सके। कुल मिलाकर आइए इस एपिसोड में पूरी तस्वीर को समझते हैं और इसे एक साथ जोड़ते हैं। मेरा नाम अजय पेशी है, आइए इस विषय को मिलकर समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले ईरान की इस गुप्त योजना से शुरू करते हैं जो युद्ध को बढ़ाने के लिए बनाई गई। मैं पहले ही बता दूं, मैं अक्सर कमेंट्स में इस तरह की मजाकिया बातें पढ़ता हूं। लोग सोचते हैं कि ये बहुत होशियारी है जब ये लिखते हैं अगर ये कोई गुप्त योजना है या कोई सीक्रेट प्लान है तो इसके बारे में सब लोग कैसे बात कर सकते हैं। और हम इसके बारे में कुछ समय बाद बात कर रहे हैं। जब इसे बनाया जा रहा था तब ये वाकई में गुप्त या सीक्रेट था और ये जो पत्रकार आपके लिए जानकारी निकालते हैं, जो जानकारी कभी सामने नहीं आती, उसके लिए आपको कहना चाहिए धन्यवाद, न कि ये कहना चाहिए कि हाँ ये कौन सा सीक्रेट प्लान है, आप लोग कह क्या रहे हैं। ऐसे समझदार लोग मुझे परेशान कर देते हैं। माफ कीजिए, ये शुरुआत में ही एक भावनात्मक टिप्पणी थी। अब मुद्दे पर आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को देश की नियमित सेना पर अधिक नियंत्रण सौंप दिया है और सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण पदों पर इराक के साथ युद्ध के अनुभवी दिग्गजों और उन लोगों को नियुक्त किया गया है जो उन अरब देशों पर हमलों के समर्थक हैं जहां अपनी जमीन पर अमेरिकी ठिकाने हैं। साथ ही ईरान ने प्रति खुफिया अभियानों का विस्तार किया है और मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है और हाल ही में उन्होंने घोषणा की कि वे 15,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के विकास को भी तेज कर रहे हैं। तनाव बढ़ाने की एक संभावित दिशा फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल्स पर तोड़फोड़ और उन देशों में राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना है जहां शिया समुदाय हैं जैसे कि कुवैत और बहरीन। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, ये रूसी रणनीति बहुत याद दिलाता है कि वे यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की रक्षा करने के बहाने आते हैं जैसे कि वहां उनका उत्पीड़न हो रहा है और अब ईरानी भी वही कर सकते हैं ये दावा करते हुए कि कुवैत और बहरीन में शिया समुदायों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए वे उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्र यहां तक संभावना से इनकार नहीं करते कि ईरान कुवैत में जमीनी अभियान भी चला सकता है। साथ ही उन्हीं सूत्रों के अनुसार तेहरान में ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की संघर्ष विराम की कोशिशें केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए की जा रही हैं और खुद ये वार्ताएं केवल सैन्य कार्रवाई के नए उभार से पहले एक अंतराल हो सकती हैं, लेकिन ईरान में साथ ही अपनी ही बढ़ती कार्रवाई के परिणामों को लेकर भी चिंता है। सरकार के सलाहकार मानते हैं कि टकराव का अगला चरण पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से बाहर जा सकता है और इसमें आंतरिक अशांति भड़काने की कोशिशें भी शामिल हो सकती हैं, जैसी घटनाएं जनवरी की शुरुआत में आर्थिक समस्याओं के कारण हुई थी। आपको वे विरोध प्रदर्शन याद होंगे। इजरायली प्रकाशन आयरेट ईरान की योजना के क्षेत्रीय आयाम पर और ठोस जानकारी देता है और उनकी जानकारी के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने उस अस्थायी शांति का उपयोग किया जो इस साल जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से बनी थी ताकि पूरे क्षेत्र में सहयोगी समूहों के साथ और अधिक समन्वय किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े हमलों के लिए तैयार किया जा सके। इसी के तहत सलाहकारों को इराक भेजा गया, यमन और लेबनान में संभावित अभियानों पर चर्चा के लिए। और अब पकड़ी गई बातचीत से पता चला है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर यमन के हूती नियंत्रित इलाकों में गए थे ताकि वे ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के साथ मिलकर सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ती टकराव की योजना बना सके।
और ठीक एक हफ्ते पहले, याद दिला दूं, रियाद में खतरे की घंटी बजाई गई थी कि उन पर सच में दो तरफ से हमला होने की तैयारी हो रही है, इराक और यमन से। और जैसा कि पता चला है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स ने मिसाइलों की तैनाती का समन्वय किया, समुद्री हथियारों और ड्रोन लॉन्चर्स को उन जगहों पर पहुंचाया जहां से लाल सागर को निशाना बनाया जा सकता है, और साथ ही हूती विद्रोहियों को खुफिया जानकारी और टारगेट की सूची भी दी, जिनमें सऊदी बंदरगाह और ऊर्जा प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। साथ ही संभावित सऊदी जवाबी कार्रवाई से बचाव के सुझाव भी दिए। इसी के साथ ईरान ने खुले और गुप्त दोनों चैनलों के जरिए खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के अंदर किसी ठिकाने पर हमला करता है तो जवाब में उनकी अपनी ऊर्जा अवसंरचना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरानी कमांडो ने यहां तक किया कि उन्होंने अपने अरब सहयोगियों को संभावित लक्ष्यों की ऐसी सूचियां भेजी और उसमें साफ लिखा था कि देखिए, अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो आपके देश में ये और ये जगह निशाना बनाई जाएंगी। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यह रिपोर्ट में लिखा है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को चौंका दिया जब संघर्ष में ठहराव के दौरान उसने जॉर्डन पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमला उस दूसरे ईरानी हमले के 2 हफ्ते बाद हुआ जिसमें जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। और अब आईएनएच प्रकाशन के अनुसार जैसे जैसे ईरानी हमलों का पैमाना बढ़ता गया, खाड़ी देशों के अधिकारियों की चिंता भी बढ़ती गई और खुद मिसाइलें भी अब अमेरिकी वायुरक्षा प्रणाली को बार बार पार कर रही थी, खासकर जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में। यानी ये साफ हो गया कि ईरान अमेरिकी वायुरक्षा को आसानी से चकमा दे सकता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो आपके लिए खुद तेहरान से इस नीति की सीधी पुष्टि है। और रॉयटर्स के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा, ईरान का नेतृत्व हॉर्मुज, जलडमरू और पूरे क्षेत्र में हालात को और तनावपूर्ण बनाने के लिए तैयार है अगर अमेरिका को लेकर कूटनीतिक प्रयासों से कोई नतीजा नहीं निकलता है। एजेंसी खास तौर पर यह भी जोर देती है कि यह बयान तेहरान के रक्षात्मक रूप से ज्यादा आक्रामक नीति की ओर बढ़ने का संकेत देता है। यानी अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की निष्क्रिय धमकी नहीं, बल्कि पहले कदम उठाने की सीधी तैयारी है। इसके जवाब में अमेरिका अपनी तरफ से एक नई बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार ये आर्थिक होगी। याद दिला दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ही ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार करने का वादा किया था, उसके बाद जब उनके वित्त मंत्री स्कॉट ब्रेसेंट ने तेहरान के खिलाफ अभूतपूर्व कदमों की तैयारी की जानकारी दी थी। आइए अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पास कौन कौन से ठोस विकल्प है। पहला विकल्प है स्वतंत्र चीनी तेल रिफाइनरियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, जो चीन की लगभग 1/4 तेल रिफाइनिंग क्षमता को संभालती हैं और कभी कभी नकारात्मक लाभप्रदता पर काम करती हैं। KPLER के 2025 के आंकड़ों के अनुसार बीजिंग ईरान द्वारा निर्यात किए जाने वाले 80% से अधिक तेल खरीदता है और इन आपूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्वतंत्र रिफाइनरियों के जरिए जाता है। अमेरिका के पिछले कदमों ने पहले ही बड़ी स्वतंत्र कंपनियों को ईरानी तेल की खरीद से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन छोटे रिफाइनर असल में वे अमेरिकी दबाव से लगभग सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से लगभग कोई संबंध नहीं है। दूसरा विकल्प है खुद चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, और यहां वित्त मंत्रालय ने चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन के अनुसार ईरानी तेल के लेन देन में मदद की और हथियारों की खरीद में सहयोग किया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 2 बड़े चीनी बैंकों को भी संभावित प्रतिबंधात्मक कदमों के बारे में चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक उन्हें प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं किया है। हालांकि भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है बिल्ली और चूहे का खेल जारी रखना, ईरानी व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के खिलाफ, साथ ही चीन और फारस की खाड़ी के देशों में बिचौलिया कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध, जो तेहरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करती हैं। और याद दिला दूं, हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पहले ही कुछ कंपनियों के खिलाफ कदम उठाए हैं जो ईरान की तेल आय को आयातित वस्तुओं के साथ अदला बदली करने के लिए बनाई गई थी। चौथा सबसे चरम विकल्प है ईरान की स्थलीय नाकाबंदी। कुछ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने ऐसी संभावना जताई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक साथ इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया का सहयोग चाहिए होता। ट्रंप प्रशासन के इन सभी देशों के साथ अफगानिस्तान को छोड़कर संबंध है, हालांकि ये संबंध अलग अलग स्तर पर है।
और अब जिशत चेतावनी दे रहे हैं कि जमीनी नाकेबंदी ईरान के आम नागरिकों पर दबाव बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे खाद्य आपूर्ति सीमित हो जाएगी, ऊर्जा संसाधनों, वस्त्रों की आपूर्ति भी सीमित हो जाएगी। लेकिन ऐसे परिदृश्य को लागू करना बेहद मुश्किल है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इससे आंतरिक राजनीतिक बदलाव आ सकेगा। और पांचवा विकल्प है द्वितीयक शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार उन देशों से आने वाले सामानों पर शुल्क लगाने की धमकी दी है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे तंत्र के लिए कानूनी आधार को रद्द कर दिया है। हालांकि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट ने रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों से जुड़ा एक बड़ा विधेयक पारित किया है, जिसमें ईरान के खिलाफ भी नए प्रतिबंध शामिल हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार नीति में अतिरिक्त अधिकार देता है। सैद्धांतिक रूप से इनका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ भी किया जा सकता है जो तेहरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। पैमाने को समझने के लिए ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही 1000 से ज्यादा ईरानियों के साथ साथ जहाज और विमान भी प्रतिबंधों की चपेट में आ चुके हैं। नतीजा यह है कि दोनों पक्ष फिलहाल साफ तौर पर तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बस हर देश अपनी अपनी तरफ से। जहां तेहरान में गुप्त रूप से नए और भी विनाशकारी संघर्ष के चरण के लिए सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है, वहीं वॉशिंगटन में एक साथ 5 दिशाओं में आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी हो रही है। चीन की तेल रिफाइनरियों पर प्रतिबंधों से लेकर ईरान की सैद्धांतिक जमीनी नाकेबंदी तक ऐसी स्थिति बन रही है जहां दोनों पक्ष एक साथ अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं। ईरान सैन्य रूप से, अमेरिका आर्थिक रूप से और औपचारिक रूप से लागू युद्ध विराम सिर्फ एक विराम बना हुआ है। एक ऐसा विराम जिसके बारे में खुद तेहरान भी मानता है कि दोनों पक्ष इसका इस्तेमाल इस बात की तैयारी के लिए कर रहे हैं कि अगर कूटनीति विफल हो जाती है तो क्या होगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।